नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आपके धीरज सर आपके सामने प्रस्तुत है प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ। जितने भी आपके एसएससी सीजीएल 2024 में नरेशन बेस्ड प्रश्न पूछे गए थे, है ना, मेंस पेपर में, उन सारे प्रश्नों के साथ में आप सभी के समक्ष नो प्रस्तुत प्रस्तुत हूं। एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से विद मेटिकुलस अप्रोच के साथ हम बढ़ने वाले हैं आगे। और आप सभी को पेन एंड पेपर के साथ सबसे पहले मेरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ना खुद क्वेश्चन को हैंडल करना है। खुद से एक बार यू हैव टू गिव अ ट्राई कि वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे या नहीं बन रहे। नहीं भी बन रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक बार कोशिश आपको जरूर करनी है ना। बोल रहे हैं द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो दिया गया सेंटेंस है इसको हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ना चेंज करना है। दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो दिया गया आपके सामने रिपोर्टेड स्पीच है, बोल रहा है द साइंटिस्ट एसर्टेड कॉन्फिडेंटली। दिया गया सेंटेंस आपके सामने एसर्टिव है, तो एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे हमें हमें ना कंजंक्शन दैट का यूज करना होता है। और ऐसे में लड्डू चारों ही ऑप्शन में दैट दे रखा है और एसर्टेड एसर्टेड दे रखा है, तो यहां से तो आपको कोई हिंट नहीं मिलने वाला। लेकिन टेक्निकली बात करें तो ये सेंटेंस जो आपके सामने दिया गया है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम नो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में आप नहीं ला सकते, आप सिंपल पास्ट में नहीं ला सकते, आप ना वुड बी का यूज नहीं कर सकते। एंड ऐसे में जो आपका वन एंड ओनली करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। तो आप बोल के चलेंगे द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली asserted that she had determined to publish her no findings। है ना, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपने देखा ना, मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके हमने ना अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। यही अप्रोच आपको भी फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक एक ऑप्शन पहले आप क्वेश्चन को पढ़े, फिर सारे ऑप्शंस को पढ़े, फिर ना आप मार्क करने जा रहे हैं। दिस इज नॉट द नो एप्रोप्रिएट अप्रोच। तो इसको फॉलो नहीं करना है आपको। ट्रेडिशन एलिमिनेशन मेथड्स के जरिए ना क्वेश्चन को हिट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सेसी सीजीएल 2024 में, और ये भी ये मेंस का प्रश्न है ना। तो ये आपके सामने दिया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। क्लियर, मतलब ये जो दिया गया सेंटेंस है ऑलरेडी इन डायरेक्ट स्पीच में है। अब ऑप्शन से हमें इसका क्या चूज करना है, तो आपके सामने डायरेक्ट स्पीच चूज करके चलना है। बोल रहा है द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट द एग्जाम हैड बीन पोस्टपोन्ड। क्लियर, दैट के बाद आपने देखा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है। तो जब कभी भी हम इसको ना आपके सामने डायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाना पड़ेगा। ऐसे में दिया है बेटा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच में उस अगर वो प्रेजेंट में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते टाइम पे हम टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करते। प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तो टेंसेस में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है, हमें परिवर्तन नहीं करना होता है टेंस को। क्लियर, लेकिन लेकिन ऑलरेडी आपके सामने दिया गया जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो बेटा इनडायरेक्ट से जब डायरेक्ट में लेके आएंगे तो प्रेजेंट में नहीं आ सकता, सर प्रेजेंट में नहीं आ सकता। तो ऐसे तो हमारे सामने दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी एंड ए एलिमिनेटेड नजर आ रहा है। बच गए बी एंड सी। बी एंड सी पे फोकस हो तो लिखा है द एग्जाम हैड बीन पोस्टपोन्ड। अगर एग्जाम पोस्टपोन था तो ऑप्शन बी में देखे तो यहाँ पे प्रेजेंट जो पास्ट परफेक्ट टेंस है आप इसको ना डायरेक्ट में जब लेके आएंगे तो ये पास्ट में नहीं जा सकता, और वैसे भी वॉज के बाद बीइंग नहीं जाएगा बेटा। यहाँ पे वॉज बीइंग नो पोस्टपोन नहीं होगा आपके सामने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको हम नहीं रख सकते, बल्कि टेक्निकली आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो आपने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है हमारे सामने वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना धीरज सर तो फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं बनता। अरे भाई, आपको भी पकड़ बनाना है किस चीज पे, तो सारे कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाना है। तब जाके आप ना एलिमिनेशन मेथड के जरिए क्वेश्चंस को मेरी तरह ही सॉल्व कर पाओगे। जो जो पॉइंट मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जो जो पॉइंट मैं आपके सामने बोल रहा हूं,
कॉपी पे लिख लेना है और उसी अप्रोच के जरिए हम क्वेश्चंस को हिट करते हैं, है ना, विद इन अ सेकंड। ये भी क्वेश्चन आपके सामने एसएससी सीजीएल 2024 में जो आपके सामने टियर 2 था उसमें ये मेंस में पूछा गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है select the option that expresses the given sentence in direct speech। इसको भी डायरेक्ट स्पीच में ही लेके आना है क्योंकि दिया गया सेंटेंस ऑलरेडी किसमें है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। बोला जा रहा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ordered the police to work all night and put an end to those riots, है ना, ये बोला जा रहा है आपके सामने। जब इसको हम डायरेक्ट से डायरेक्ट में लेके आएंगे तो दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने वाला सेंटेंस आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि ना आपने इसको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में लिखा तो यहाँ पे क्या यूज किया है, ऑर्डर्ड के साथ आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा पुलिस और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे में लड्डू देखे तो हर जगह पे टोल्ड द पुलिस दिया गया है, इसमें तो कोई ना आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाने वाला जो आपके सामने सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, इस इंपेरेटिव सेंटेंस में बोला जा रहा है वर्क ऑल नाइट एंड पुट टू एंड एंड दिस रोइड्स है, नहीं होता। जो आपके सामने करेक्ट फ्रेज होगा वो होता है पुट एन एंड टू, पुट एन एंड टू जाता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए को आप एलिमिनेट करेंगे, बच गया ऑप्शन नंबर बी वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दिस रोइड्स। दिस रोइड्स दोज को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, तो दिस में। डायरेक्ट स्पीच में ना आप इसको दिस में लेके आएंगे। यहाँ पे जब दोज है तो डायरेक्ट में इसको हम क्या नहीं लिख सकते, देर नहीं लिख सकते, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें तो लिखा है द मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट टू पुट एन एंड, और यहाँ पे ना आपके सामने प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हमारे सामने यहाँ पे देखा जाए तो फ्रेज ही इनकरेक्ट है। ऐसे में आपके सामने ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेटेड नजर आया, ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेटेड नजर आया और करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस क्वेश्चन को पूछा गया था टायर 2 में सीजीएल एग्जामिनेशन में 2024। क्लियर? तो एक एक चीजों को आपको मार्क करते हुए जाना है, एलिमिनेशन मेथड पे फोकस्ड रहना है कि किस तरीके से सर एक एक क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर करके और राइट आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है select the option that expresses the given sentence in इनडायरेक्ट स्पीच। तो दिया गया सेंटेंस आपके सामने डायरेक्ट स्पीच में है और हमें इस ऑप्शंस में क्या ढूंढना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच जो करेक्टली यहाँ पे आपके सामने लिखा गया होगा उसको हमें चूज करना है। क्वेश्चन पूछा गया है सीसीसीजीएल 2024 में जो पेपर हेल्ड किया गया था, मतलब मेंस में। बोल रहा है ही सेड आई शैल नीड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, है ना, ये लिखा गया है। दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आने वाला सेंटेंस आपका असर्टिव है, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब लेके आएंगे तो कंजंक्शन दैट का ही इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल यहाँ तक सही जा रहा है। और फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हो और यहाँ पे आई का ना सब्जेक्टिव केस बनेगा ही, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना पास्ट फॉर्म अगर हम यूज करें तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ड और वर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे में विल नीड कट जाएगा, शैल नीड कट जाएगा, इज गोइंग कट जाएगा और जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, ही सेड दैट ही वुड नीड अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। क्लियर? ये बेहतरीन तरीके से हमने इस प्रश्न को अप्रोच किया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल एंड फैसिल। एक एक स्टूडेंट इस नरेशन के क्वेश्चन को हिट करके आता है अपने एग्जामिनेशन में, और आपको भी ऐसे ही करके आना है। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो आपके सामने दिया गया सेंटेंस है इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो आप क्या यहाँ पे दिया गया है, द सोल्जर सेड, किसको, टू हिज फेलो सोल्जर्स, आई हैव ब्यूरिड आवर ब्रेव कॉमरेड हियर। क्लियर? जैसे इसको हम इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो आपके सामने दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया सेंटेंस असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, जिसकी वजह से आपको कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है सब में ना दैट 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 दैट, यहाँ से आप कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम पर, तो आपको बोलना पड़ेगा द सोल्जर टोल्ड हिज फेलो सोल्जर्स दैट।
अब यहाँ पर आई किसके अनुसार बदला जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सोल्जर लिख रखा है ना, आगे आपने देखा कि देयर लिखा है, सॉरी आर लिखा है। आर जो नाम का यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पे ना इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देयर वर्ड यूज करना पड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आर वाला ऑप्शन कट गया, आर वाला ऑप्शन कट गया, एंड टेक्निकली दो में देर देर दे रखा है, तो ऐसे ही आपने ऑप्शन नंबर सी एंड डी को एलिमिनेट कर दिया, बच गए ए एंड बी। बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए अब, है ना। और एक चीज आप यहाँ पे एक और चीज मार्क करना लड्डू, हेयर जो लिखा गया है ना, हेयर को आप चेंज करोगे देयर में, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्शन नंबर बी में ना आपके सामने हेयर को देयर में नहीं चेंज किया, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो तीन ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेटेड नजर आ रहे हैं, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेटेड नजर आ रहे हैं। वन एंड ओनली जो आपके सामने करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा कि मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं, सर जी ने तो पूरा पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन को, और तुरंत एलिमिनेट करके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। तो ये तरीका होता है टाइम सेव करने का आपके पेपर में, है ना। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। लिखा है द सोल्जर टोल्ड हिज नो फेलो सोल्जर्स दैट ही हैड buried their brave comrade there, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, select the option that expresses the given sentence in indirect speech। दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लिखा है कन्हैया said to me do you want to sing, do you want to sing। दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाने वाला जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच ना ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपके सामने कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आते हैं, तो वहां पे हम जनरली दैट फॉलो नहीं किया करते, बल्कि दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं लड्डू, एक तो क्लोज एंडेड होगा और दूसरा ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से हुआ करता है, और ऐसे में जब इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं, तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम इफ पब्लिक वेदर वर्ड का यूज किया करते हैं, ना कि कंजंक्शन दैट या किसी क्वेश्चन वर्ड का। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो दैट वाले तो दो दो ऑप्शंस भैया यहाँ मर रहे हैं, दो दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेटेड नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों ऑप्शन को आप क्या करोगे? एलिमिनेट करेंगे, है ना बेटा। और क्योंकि आपके सामने यहाँ पे सेड टू है, तो टेक्निकली इनडायरेक्ट में ले जाते टाइम पे या तो आप आस्क्ड में चेंज करोगे, या तो क्वेश्चनड में चेंज करेंगे, या तो हम ना क्वेश्चनड में चेंज करेंगे, या नहीं तो आप इंक्वायर्ड में चेंज करोगे। लेकिन इंक्वायर्स में तो चेंज नहीं कर सकते भाई, हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आपके सामने पास्ट में दे रखा है। ऐसे में ऑप्शन डी को एलिमिनेट करके हम करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी कंफ्यूजन के। लिखा है कन्हैया आस्क्ड मी, और यहाँ पे लिख दिया इफ, और ना डू जो आपके सामने सेकंड पर्सन है, ये इनडायरेक्ट में लाते टाइम पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका सब्जेक्टिव केस बनेगा आई, तो आई दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेके आएंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो होगा। ये इंफिनिटी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद से एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को ना सॉल्व नजर 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 किया होगा, मतलब अपना ध्यान दिए होंगे इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। Select the option that expresses the given sentence in indirect speech। तो जो दिया गया सेंटेंस है हमको इसे किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। एक एक चीज आपको ना यहाँ पे बहुत ही फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड होके देखना है कि लिखा गया है रिपोर्टिंग वर्ब आपके सामने प्रेजेंट में, आपके सामने जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो जब आप डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको ना क्या करना है, आपको टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। जब कभी भी आपका डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लाते टाइम पे आप टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते, आप ना एडवर्ब ऑफ प्लेस में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये बात आपके माइंड में एक गांठ बन जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल टेल्स टेल्स दे रखा है, क्योंकि ना से के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेके टेल्स बोलेंगे। क्लियर? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही टेल्स मी, और हर ऑप्शन में है दैट भी नजर आएगा। क्यों? दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस आपके सामने डिक्लेरेटिव है, या आप बोल के चल सकते हो सर असर्टिव है ना। और यहाँ पे लिखा गया है आई एम पर्टर्ब्ड। पर्टर्ब्ड का मीनिंग होता है डिस्टर्ब्ड। पर्टर्ब्ड का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर पर्टर्ब्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड। क्लियर? ये बात भी बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा।
सिंपल प्रेजेंट है तो इधर आके सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई जो सब्जेक्टिव केस है, आप इसको ना इनडायरेक्ट स्पीच में जब लेके आएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और ही का सब्जेक्टिव केस ही हुआ करेगा, है ना। तो सिंपली यहाँ पे लिखा है आई एम पर्टर्ब्ड, आप नहीं बोल सकते ही इज मोस्टली पर्टर्ब्ड, या आप नहीं बोल सकते ही इज गोइंग टू बी पर्टर्ब्ड, नहीं बोल सकते ही इज पर्टर्ब्ड बाय चेंज, नहीं बताया भाई, है ना, दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं बताया। तो हम अपने मन से ना कुछ भी उंगलीबाजी नहीं कर सकते, हम अपने मन से कुछ भी उंगलीबाजी नहीं कर सकते, जैसा है उसी तरीके से उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाया करते हैं। ऑप्शन ए कट जाएगा आपके सामने, सी कट गया, डी कट गया, एंड वन एंड ओनली जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बताने से पहले, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले क्वेश्चंस को आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद जरूर सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने एसएससी सीएचएसएल का टायर 2 मतलब मेंस का ये प्रश्न है ना। चलिए अगला, अगला हमसे बोला जा रहा है select the option that expresses the given sentence in direct speech। डायरेक्ट स्पीच में ना हमें चेंज करना है, क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगा है सर, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया हुआ है और एग्जामिनर ने हमसे बोला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हमें क्या चूज करना है, डायरेक्ट फॉर्मेट में इसको लेके आना है। तो चार ऑप्शन सजेस्टेड है और हमें यहाँ पे बताना है इसको। क्लियर? देखा जाए तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपके सामने, रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर टेंस नजर आ रहा है, फ्यूचर टेंस नजर आ रहा है। उसके बाद आपको आपने बोला कि दैट ही इज ओके, है ना। जब इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लेके आएंगे तो आपके सामने जो दिया गया रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें फ्यूचर टेंस ही रहना चाहिए। आप यहाँ पे वुड से नहीं बोल सकते, ही विल से, ही विल से, ही विल से सब में दिया है और यहाँ पे प्रेजेंट रखा है लड्डू, तो यहाँ पे आके तो पास्ट हो नहीं सकता, यहाँ पे आके पास्ट तो हो नहीं सकता, है ना। और वहां पे क्या ऑलवेज नाम आपके सामने डिस्क्राइब्ड है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो ना दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तीन बल्कि एलिमिनेट हो गया, पास्ट जाएगा नहीं, ऑलवेज दिया नहीं है और ना वुड से कह नहीं सकते। तो हमारे सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। एक एक चीज को आप बेहतरीन तरीके से खूबसूरती के साथ ना देख पा रहे होंगे कि चीजें सॉल्व हो रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर, हमको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है। इसी तरीके से आप ना रोज रोज सेशन लाया करिए यूट्यूब पे, ताकि हमारे लिए ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और कंड्यूसिव हमारे लिए रहे। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे दिया गया सेंटेंस ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में है ना, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आना है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में ले आएंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द पेशेंट सेज आई एम फाइन। टेक्निकली जो आपके सामने रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, वो आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। एक बात बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया कि सर जब इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे तो टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में देखे तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ऐसे में ना सेस ही जाएगा सब में। और दो इन्वर्टेड कॉमर्स को ब्रेक करने के लिए आप कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, सब में दे रखा है बेटा, टेंस में कोई परिवर्तन होना नहीं तो आप पास्ट बोल के चल नहीं सकते ना, हम वुड भी तो लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट है, विल भी यहाँ पे फ्यूचर में जाएगा नहीं, तो आप करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपको बोलना पड़ेगा द पेशेंट सेज दैट ही इज फाइन, है ना, करेक्ट आंसर है ये एसएससी सीएचएसएल 2024 ना मेंस का ये प्रश्न था आपके सामने, जो हमने बेहतरीन तरीके से इसको हल कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है बेहतरीन सा क्वेश्चन, बोला है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी, फॉलो द एनिमी, है ना। देखा जाए तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच ना आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, मतलब पास्ट में लिखा गया है, टेंसेस में परिवर्तन सर जी प्रेजेंट में लिखा गया है, सॉरी पास्ट में लिखा गया आपके सामने, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो ना जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको लेके आएंगे तो ऑब्वियसली आपके सामने यहाँ पे चेंजेस नजर आएंगे। फॉलो द एनिमी लिखा गया है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस को जब आप ना डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, वार्न एंड एडवाइस में बदल दिया जाता है।
दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया जाने वाले सेंटेंस के अर्थ के अनुसार। सेकंड जो चीज करनी होती है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन जब हम इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, बहुत ही कंपलसरी है ना। भले ही आपके सामने डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में लाते टाइम पे ऑब्जेक्ट हम अपने मन से देते हैं, या तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम हमें ना ऑब्जेक्ट लगा रखना पड़ता है। उसके बाद कंजंक्शन के बदले हम नॉट टू का यूज करते हैं। अगर आपके सामने मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसे नॉट टू में बदल दिया करते हैं। वही सारी चीजों को हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी। तो ऑब्वियसली कैप्टन जब सोल्जर्स को कमांड करेगा, कहेगा कि फॉलो द एनिमी, तो कमांड कर रहा है, कमांड कर रहा है तो रिक्वेस्ट क्यों करेगा कैप्टन, है ना, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। द कैप्टन चार्ज्ड हिज सोल्जर्स टू फॉलो, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे में ये कट जाएगा, वैसे भी चार्ज नहीं करेगा वो। द कैप्टन सेड हिज सोल्जर्स, अरे भैया सेड इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे नहीं सकते, और वैसे भी ये सेंस के हिसाब से देखें तो कैप्टन कमांड कर रहा है, तो आप यहाँ पे कमांडेड लिख के चलते, है ना, तब जाके ये सही होता। तो तीन ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर्स टू फॉलो द एनिमी, टू फॉलो द एनिमी। टू के बाद ना हमें फर्स्ट फॉर्म द वर्ब फॉलो करना होता है ना। बेहतरीन सा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल पार्ट 2 का ये प्रश्न था, बेहतरीन सा क्वेश्चन था। मैं इसको अप टू द मार्क समझता हूँ और सराहता हूँ आपके सामने कमीशन को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, राकेश सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो राकेश क्या कर रहा है, उसको वंडर हो रहा है चीजों को देख के, वो आश्चर्य हो रहा है, सरप्राइज्ड हो गया, वो फ्लैबकेस्टेड हो गया, वो बिविल्डर्ड हो गया। किस चीज को देख के भैया, हाउस को देख के। कैसा था हाउस, ब्यूटीफुल था। तो दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपके सामने ये वर्ड जो दिख रहा है ना, ये आपके सामने बोल के चल सकते हैं सर, ये हमारे सामने एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो ये दो सेंटेंस, दो कॉमर्स के अंदर दिए जाने वाला जो आपका सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में लेके आते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थ के अनुसार हम उसको एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद एंगर, एक्सक्लेम विद अपलॉज, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, है ना। ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। और इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले हम दैट का यूज करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें जो क्या चेंजेस होते हैं, तो वो आपके सामने जो दिया गया है दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये असर्टिव वर्ब फॉर्मेट है। ये जो असर्टिव जो आपके सामने एक्सक्लेमेटरी वर्ब फॉर्मेट है, इसको असर्टिव वर्ब फॉर्मेट पे रखा जाता है ना। तो एक एक चीजों को मैं आपको फिर से बताता हूँ। लिखा है राकेश एक्सक्लेम विद सरप्राइज, राकेश टोल्ड, बिल्कुल टोल्ड किसको कहा रे, कुछ नहीं, आप नहीं लगा सकते, आप नहीं बोल सकते टोल्ड, है ना। बोल रहा है राकेश एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, राकेश एक्सक्लेम विद सॉरो, अरे ब्यूटीफुल हाउस है तो उसको देख के भला उसको क्यों दुख होना, बिल्कुल नहीं हो सकता पाजी, है ना। तो ये इनकरेक्ट मानोगे आप इसको, ये ऑप्शन तो बिल्कुल बेतुका सा ऑप्शन है। और दैट इट वाज मस्ट है, क्या बकवास पंक्ति चल रहा है, ये वाज के बाद मस्ट दे रहा है, दी ब्यूटीफुल हाउस। टेक्निकली आपके सामने इनकरेक्ट ऑप्शन है, टेक्निकली ये आपके सामने इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए कट गया ना, आपके सामने बी कट गया, डी कट गया। करेक्ट आंसर बनेगा, आंख बंद करके आपको लगा के आना है, मार्क करना है ऑप्शन नंबर सी, राकेश एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, अमेजिंग। नेक्स्ट के बारे में बात करें, ये भी मेंस का प्रश्न था, सीएचएसएल में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, he said to the mechanic will you have the car ready by tomorrow morning। बोल रहा है ना will you have the car ready by tomorrow morning। दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस आपके सामने इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव में भी टेक्निकली फोकस करें तो ये क्लोज एंडेड है। ये आपके सामने क्या है, क्लोज्ड एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो बात एक आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिए जाने वाला सेंटेंस अगर क्लोज्ड एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब
मतलब जो है आपके सामने उसको हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, क्वेश्चन में चेंज करते हैं, इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम कंजंक्शन दैट का यूज नहीं करते, हम किसी इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करते, वहां पे हम या तो इफ यूज करेंगे या तो वेदर यूज करेंगे। अगर वहां और एक और चीज इफ का यूज तब नहीं होगा जब उसके उसके सामने ना अल्टरनेटिव्स दिए हो आर लगाया हो, फिर आप इफ के साथ और फॉलो नहीं करते तो उस कॉन्टेक्स्ट में इफ नहीं लग सकता, वेदर ही लगेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण सा पॉइंट है ना। चलिए लेके आएंगे इसको। लिखा है द he said to the mechanic, तो ऑब्वियसली उससे पूछा होगा, said कट गया, यहाँ पे told कट गया बेटा, told बिल्कुल नहीं लगा सकते, स्टेटमेंट बताने के लिए यूज होता है। फिर बोल रहा है he asked the mechanic if he, है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मैकेनिक है और जब इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसके अनुसार चेंज करेंगे तो इसके लिए आपको ना ही बोलना पड़ेगा, ही बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं इसको एलिमिनेट अभी तुरंत कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा नजर चला गया विल हैव पे ना विल को वुड में चेंज नहीं करा तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो गया। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। He asked the mechanic if he would have the car ready by the next morning. By the next morning क्यों? क्योंकि by tomorrow morning को आप चेंज करोगे by the next morning, by the next morning। प्रीवियस की बात थोड़ी ना करी जा रही, यहां से भी कट कर सकते थे इसको। तो ना एलिमिनेशन के तो हजार टेक्निक्स हैं, एलिमिनेट करने के तो हजार टेक्निक्स हैं। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके सामने ना ट्रिक्स आएगा। क्लियर? तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे फोकस्ड रहो, है ना। एक बार आपने थ्योरी पढ़ लिया तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपके माइंड में ये चीज रहना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हिट करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाऊं ताकि मेरे कॉन्सेप्ट ना बहुत ही स्ट्रांग बने, धीरज सर की तरह। चलिए एसएससी सीजीएल 2000 किसमें पूछा? ये 24 में पूछा है और ये भी आपके सामने मेंस का ही प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा अनिल सेड टू रिया, आई नो वेयर एवरीथिंग इज केप्ट इन द किचन। तो दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस असर्टिव है, कुछ भी नहीं करना सर। जब इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और सब में दैट दिया है। लेकिन एक चीज बेटा, यहाँ पे आप दो तीन चीजों पे फोकस कर लो। सेड टू है, दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस असर्टिव है ना, असर्टिव है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। क्लियर? तो आपने बोला क्या आस्ट, अरे आस्ट कैसे हो सकता है? और वैसे भी ये पास्ट में है तो इधर लेके आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पास्ट इंडेफिनिट न्यू होना चाहिए था। तो सर टेक्निकली ऑप्शन नंबर सी पे बात नहीं करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया, ये ना इनकरेक्ट था। ये क्या था बेटा? ये इनकरेक्ट था। और एक और ऑप्शन एलिमिनेटेड नजर आ रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज केप्ट, ये जो आपने लिखा है ना ये प्रेजेंट में है तो इधर आके ये पास्ट में जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। और बच गए दो ऑप्शंस ए एंड डी। इसमें भी कुछ देखेंगे एलिमिनेट करने का, एलिमिनेट हो रहा है क्या? क्या ये एलिमिनेट हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे ना जो आपके सामने लिखा गया है नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको ना यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज नहीं किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी कट गया सर, सी कट गया सर हमारे सामने ना, जस्ट अ मिनट, हाँ सी भी कट गया और ए भी कट गया क्योंकि यहाँ पे ना न्यू नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज नहीं किया। तो ऐसे में हमारा जो, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं करते करते ना वो हो गया, जस्ट अ मिनट, ये नोज कट गया, जस्ट अ मिनट लड्डू, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं ना काटना किसी और को था और मैंने काट किसी और को दिया, नोज में रखा है कट गया, नोज में है कट गया, नोज है कट गया, बेटा कट गया, बिल्कुल सर कट रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट में दिया है सर जी कट गया, तो हमारे सामने वन एंड ओनली बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनिल टोल्ड रिया दैट ही न्यू वेयर एवरीथिंग वाज केप्ट इन द किचन, है ना। वो क्या होता है कि लिखते लिखते सारी चीजें ना छप जाती हैं, कलर्स इधर उधर हो जाता है, दिखता नहीं है। मुझे कट इसको करना था, मैंने कट डी को कर दिया। ओके कोई बात नहीं सर, होता है। एसएससी सीएचएसएल टायर 2, ये क्या लिख रखा है? थर्ड थर्ड शिफ्ट में पूछा है शायद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर,
I suggested to my brother that we should go to the hills for a change, है ना। डायरेक्ट से हमें इस इनडायरेक्ट स्पीच से हमें डायरेक्ट में लेके आना है। तो डायरेक्ट में लेके आना है तो आपके सामने यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है या किसी को प्रपोज किया जा रहा है। ऐसे में जब कभी भी आपके सामने दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब लेटर्स से शुरू होते हैं, लेट अस डू, लेट अस गो, लेट अस प्ले, है ना, तो वो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको लेके आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप सबसे पहले रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम सजेस्ट या प्रपोज में चेंज कर देते हैं। और अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके पहले हम प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, है ना, सजेस्ट और प्रपोज टू समवन। उसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और फिर हम वी या दे का यूज करके शुड प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब का यूज करते हैं, है ना। सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे में आप नहीं बोल सकते कि आई रिक्वेस्टेड टू माई ब्रदर, नहीं, रिक्वेस्टेड क्यों, आप तो सेड टू बोलोगे और इधर शुड का यूज करेंगे नहीं, है ना, फंसाने के लिए दिया है एग्जामिनर आपके सामने। आई सेड टू माई ब्रदर वी शैल, बिल्कुल नहीं, हम नहीं बात करेंगे इसकी। आई सेड टू माई ब्रदर शैल वी गो, नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे सजेशन या प्रपोजल की बात करी जा रही है। आप करेक्ट आंसर मार्क करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू हिल्स फॉर अ चेंज, है ना। ऐसे में जो आपके सामने करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये एसएससी सीपीओ टायर 2 का ये क्वेश्चन, मतलब मेंस का ये क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ में मेंस में ये पूछा गया था प्रश्न, है ना, ये प्रश्न पूछा गया था 8 जनवरी 2024 में। ये क्वेश्चन आपके सामने कमीशन ने पूछा था। बेहतरीन सा क्वेश्चन लगा मुझे भी, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे तरीके से सीखा होगा। इसी उम्मीद के साथ बढ़ेंगे आगे। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सॉरो, इन हिज आवर ऑफ सॉरो। दुख की घड़ी की बात कर रहा है ये, दुख की घड़ी की बात कर रहा है। ओ माय गॉड। तो द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सॉरो। क्लियर। चलिए इसको अगर हम करें तो बोल रहा है द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड हेल्प मी इन हिज, अरे जब मी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो माई लिखना चाहिए था ना बेटा, माई लिखना चाहिए था ना। और वो जो आपके सामने ओल्ड मैन है वो अपने सौरों की बात कर रहे हैं तो खुद प्रेयर किया होगा। मैं कहूं कि हे भगवान मेरे हर एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाना, हे भगवान मेरे हर एक, हे भगवान मेरे हर एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल कर दे, उनको भरपूर सक्सेस दे। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं अर्जी लगा रहा हूं भगवान से, मैं खुद ही अर्जी लगा रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे में ओल्ड मैन ने खुद ही अर्जी लगाया है, खुद ही प्रे कर रहा है, खुद ही प्रार्थना कर रहा है भगवान से। तो वहां पे हिज नहीं जा सकता बेटा, आप बिल्कुल हिज नहीं यूज कर सकते। और यहाँ पे मस्ट की बात नहीं करी जाएगी। मस्ट से हम ना हमेशा ड्यूटी के भाव को व्यक्त करते हैं, हम फिक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की बात करते हैं। बिल्कुल मस्ट नहीं जाता यहाँ, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही कट गया। द ओल्ड मैन सेड ओ गॉड हेल्प मी इन माई आवर ऑफ सॉरो। फिर लिखा है ओ गॉड हेल्प हिम, अरे खुद के लिए कह रहा है ना, खुद के लिए कह रहा है, कितनी बार बताऊं। तो ऐसे में आपके सामने ऑप्शन नंबर सी जाएगा। एसएससी सीपीओ टायर 2 मेंस का ये प्रश्न था 8 जनवरी 2024 में ये पूछा हुआ प्रश्न। बेहतरीन सा प्रश्न था, मुझे यहाँ पे बहुत ही आनंद आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है he said to his friend let us leave for the trek tomorrow बोला जा रहा है। तो अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि लेटर से शुरू होने वाले यहाँ पे जो सेंटेंस दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया गया है ये आपके सामने ना सजेशन, ये सजेशन या प्रपोजल की बात कर रहा है, ये सजेशन या प्रपोजल की बात कर रहा है। ऐसे में जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे तो मेरे लड्डू सबसे पहले इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप ना सजेस्ट सजेस्ट या प्रपोज में चेंज करेंगे, सजेस्ट या प्रपोज में चेंज करेंगे, क्योंकि उसके बाद ना ऑब्जेक्ट दिया है तो टू प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आपको बोलना पड़ेगा ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड, या ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड। ऐसे में आप टोल्ड नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते, प्रपोज्ड दिया नहीं है तो उसको भूल ही जाएंगे। ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड। और ऐसे में ना इस कंजंक्शन या दो इन्वर्टेड कॉमा को ब्रेक करने के लिए आप कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और लेट को ओमिट करने के बाद प्रयुक्त अस को हम या तो दे में चेंज करते हैं या तो वी में चेंज करते हैं। हम वी में तब चेंज करेंगे
जब हमारे सामने दिया गया जो स्पीकर है वो खुद भी उसमें शामिल होना चाहता है। अगर वो खुद शामिल नहीं होना चाहता तो यहाँ पे दिए गए अस को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम ना दे में चेंज किया करते हैं। तो एक में अस दिया है बेटा लेकिन लेट को तो ओमिट नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी कट गया गुरुदेव, बिल्कुल कट गया। और वैसे भी टुमारो को तो फॉलोइंग डे में चेंज नहीं किया, ऐसे ही कट गया सर, बिल्कुल कट गया। दो ऑप्शन हमारे सामने एलिमिनेटेड नजर आ रहे हैं, ऑप्शन बी एंड सी एलिमिनेटेड नजर आ रहा है। और नेक्स्ट हमसे ना बोला गया है बेटा आप तो शुड का यहाँ पे टू लिव तो बोल नहीं सकते, दैट के जस्ट बाद या तो आप वी का यूज करोगे या तो दे का यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब ना यहाँ पे ही इस काम में सम्मिलित नहीं है। फिर बोलेंगे शुड लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब लगाते हैं फॉर द ट्रिक, और कब, यहाँ पे टुमारो को आपको चेंज करना पड़ेगा द नेक्स्ट डे। ऐसे में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारे सामने बनेगा ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। ये भी प्रश्न आपके सामने एसएससी सीपीओ टायर 2 का ये प्रश्न था, बेहतरीन सा प्रश्न था, है ना। उम्मीद करता हूं कि एक एक बारीकियों को आप मार्क करते हुए चल रहे होंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। बिल्कुल बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके, आप जरूर अपना फीडबैक वहां पे लिखेंगे सर मेरे को बेहतरीन तरीके से समझ आया। और इस तरीके की सीरीज आप चलाते रहो, 20 क्वेश्चंस है ना, शॉर्ट 20 क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है, जो 20 क्वेश्चन शॉर्ट सीरीज चल रही है सर, इसको बिल्कुल कायम रखो सर, हमें इससे बहुत हेल्प मिलता है। दिस एंड दैट आपको जरूर लिखना है वहां पे, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डी भी एलिमिनेटेड हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सेड प्रिया kept watching television till her mother exploded at her, ये बोला जा रहा है। दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो दिया जाने वाला सेंटेंस है अगेन एसर्टिव सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है सर जी। तो ना यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमास को ब्रेक करने के लिए हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। ऐसे में सभी के सभी ऑप्शन में हमारे सामने दैट नजर आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेड को हम टोल्ड में इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि सेड के बाद ना टू प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो गुरुदेव यहाँ पे हम छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट की प्लेस पे, बेटा वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, सबको पता है। केप्ट वॉचिंग की बात करी जा रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, तब आपके सामने हेड प्लस थर्ड फ्रॉम द वर्ब फॉलो होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट, है ना। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट, तो आपके सामने दो ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर बी एंड सी में तो दो ऐसे के ऐसे कट गए, दो तो सर्जी कट गए। और फिर बात कर रहा है ए एंड डी के बारे में, तो यू सेड दैट प्रिया हैड केप्ट वाचिंग टेलीविजन टिल, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, टिल हर मदर, थर्ड पर्सन नो चेंज, टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर। अब यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे नहीं बदला मेरे लड्डू, तो दैट्स व्हाई आपके सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। यू सेड दैट प्रिया हैड केप्ट वाचिंग टेलीविजन, कब तक, टिल हर मदर हैड एक्सप्लोडेड एट हर, है ना, करेक्ट आंसर है। एसएससी सीपीओ 2024 का ये प्रश्न, टायर 2 मतलब मेंस का ये भी प्रश्न था। तो आप देख पा रहे होंगे कि बैक टू बैक जितनी भी क्लासेस आ रही हैं धीरज सर की, आपके लाडले सर की जितनी भी क्लासेस आ रही हैं बैक टू बैक, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी टॉप मोस्ट लेवल की क्वेश्चंस हैं सर उसी के साथ आते हैं। इधर उधर आके ना हमें बाकियों की तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस करा के लॉलीपॉप नहीं देते, है ना। जम के पढ़ाते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आते हैं, जो क्वेश्चन ना हिट करने के लायक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आई आस्क्ड माय फ्रेंड हाउ वन हाउ वन कुड बी मैरी व्हेन एवरीथिंग वाज सो मैस्ड। ओहो, तो इसको लेके जाएंगे हम अपने, ये ना जो दिया गया सेंटेंस है बेटा ये इनडायरेक्ट स्पीच में नजर आ रहा है, आपको थोड़ा सा ना फंस रहे होंगे कि यहाँ हाउ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जब इसको इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट से हम इसको इनडायरेक्ट में लेके गए हैं ना, तो दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो शुरू होने वाला सेंटेंस है वो हाउ से हुआ है, और क्योंकि वो इंटरोगेटिव है ना, इसलिए यहाँ पे हाउ को क्वेश्चन वर्ड के बदले आपने ना क्वेश्चन कंजंक्शन के बदले आपने क्वेश्चन वर्ड को ही रखा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं बेटा वो कंजंक्शन का रोल प्ले करता है। आप बोल के चलेंगे सर जी वो कंजंक्शन का रोल प्ले करता है। क्लियर, दैट्स गुड। अब यहाँ पे सब में आई सेड टू माई फ्रेंड, सब में दे रखा है, सब में दे रखा है सर जी, है ना। तो एक एक चीजों को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हल करना।
हल करना स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो लिखा है बी, बी ऑप्शन में बेटा आपके सामने वॉज लिखा है, बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ तो इज होना चाहिए, तब तो जाके उसको सिंपल पास्ट में उधर बोलोगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। फिर बात करें ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा एलिमिनेशन पे ध्यान देंगे। हाउ वन कुड बी, नहीं यहाँ पे हम कुड का भी यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके सामने ना डायरेक्ट स्पीच में वो कुड कैन यूज करेंगे, तब जाके वो इनडायरेक्ट में कुड में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। बच गए दो ऑप्शंस। आई सेड टू माई फ्रेंड, यहाँ पे भी कुड दे रखा है, यहाँ पे भी क्या दे रखा है आपके सामने, कुड। तो एक जस्ट अ मिनट, यहाँ पे भी पास दे रखा है लड्डू, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता आपके सामने। यहाँ पे भी पास दे रखा है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आई सेड टू माई फ्रेंड कुड वन बी मैरी, कुड वन बी मैरी व्हेन एवरीथिंग इज सो मेस्ड अप। और फिर बोल रहा है आई सेड टू माई फ्रेंड हाउ कैन, हाउ कैन वन बी मैरी व्हेन एवरीथिंग इज सो मेस्ड अप। करेक्ट आंसर आपके सामने जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर कैसे जाएगा, वो तो बता दो। तो बेटा वो आप जान लो, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत ना सिंपली कुड से नहीं हो रखी। सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट स्पीच में सिंपली ना आपके सामने हेल्पिंग वर्ब से नहीं हो रखी, बल्कि आपने क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया है, एंड देन एंड देयर, तभी आपके सामने ना इनडायरेक्ट स्पीच में आके इन्वर्टेड कॉमास के बदले आपने हाउ वर्ड यूज कर रखा है। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर बनेगा आपके सामने, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एसएससी सीपीओ 2024 का ये प्रश्न टायर 2 मतलब मेंस का ये क्वेश्चन था। बेहतरीन सा क्वेश्चन था, है ना। इंगेज कर दिया, इंगेज कर दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा ही सेज दैट ही विल क्लियर ऑल हिज ड्यूज बाय द फॉलोइंग मंथ। ये सेंटेंस जो आपके सामने है, ये ना इनडायरेक्ट स्पीच में नजर आ रहा है, या आपके सामने इनडायरेक्ट स्पीच में नजर आ रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में हमें इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ढूंढना है ना। चलिए, लिखा है सेज, बिल्कुल आप सेड तो नहीं बोल सकते बेटा, है ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो आपके सामने डायरेक्ट स्पीच की बात करी जाए या इनडायरेक्ट की, उसमें टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर नहीं होता तो सैड सैड तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। ही सेज दोनों में दिया है, करेक्ट जा रहा है ना। यहाँ पे लिखा है ही, जैसे बोलेंगे दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो आपको ना ही के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, आई विल क्लियर ऑल माई। अरे माई से यहाँ पे नजर एक जरा यहाँ पे फोकस्ड रहोगे, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे माई होना चाहिए था मेरे लड्डू। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया, है ना। तीन ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तीन के तीन ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ही सेज आई विल क्लियर ऑल माय ड्यूज बाय नेक्स्ट मंथ, है ना। बेहतरीन सा प्रश्न था, एसएससी सीपीओ टायर 2 का ये प्रश्न। आज का ये लास्ट प्रश्न है, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको जरूर हिट करके जाइएगा। और मैं बात करूं कि कमेंट की, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना अपना फीडबैक, अपना जेन्युइन सा फीडबैक, सर क्या हमें किस तरीके से और भी हमें क्लासेस चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस डायमेंशन को लेके आपको ना डाउट है, तो हर एक चीज को आप वहां पे मेंशन जरूर करेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, अंकित said to Asna, do you know that the annual meeting has been postponed? दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिया जाने वाला सेंटेंस आपका ना क्लोज इंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आंख बंद करके जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आएंगे, तो कंजंक्शन के बदले आपको यूज करना है इफ पब्लिक वेदर। और ऐसे में यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दैट दिया है बेटा, कट जाएगा। बाकी तीन में इफ दे रखा है, तो बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना। डू यू नो लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर आके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। वुड बी नोइंग कैसे बोल दोगे आप, और हैड नोन कैसे बोल दोगे मेरे लड्डू। तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तीन ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। और ऐसे में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, ऐसे में जो आपके सामने जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अंकित आस्क्ड आशना if she knew that the annual meeting had been postponed। प्रेजेंट परफेक्ट को लेके आओगे आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। चलिए, हमने एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल किया है, पार्स कर करके हल किया है, विद कॉन्सेप्ट हल किया है। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आपने एक एक क्वेश्चन को एंजॉयफुली लर्न किए होंगे। सो गो लर्निंग द थिंग्स ना, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप लर्निंग एंड लिव योर लाइफ वाइब्रेंटली। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहो, भगवान आपको बहुत ज्यादा सक्सेस दे, है ना।
सेशन को एक बार जरूर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो हर एक व्यक्ति जुड़ सके जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करने में लगा है ना। चलिए, उम्मीद से आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और नेक्स्ट क्लास में जरूर आएंगे। बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर।